हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टी स्टेट प्रताप में। आज हम अध्ययन करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के प्रश्नोत्तरों का। हमने अगली वीडियो में देखे थे मुख्य बिंदु, जहां हमने ये नोट्स देखे थे जो कि अति महत्वपूर्ण नोट्स हैं। तो आज हम देखेंगे अभ्यास के प्रश्न। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो इसमें हमारा आंसर होगा फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई, जो कि हम नोट्स में भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इसमें भी आपको रिवाइज मारवाऊंगा। तो देखिए, लुई 16वें का शासन था। लुई 16वां जो 1774, जो लुई 16वां था वो 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर क्या आसीन हुआ था, और कई बार युद्ध की मार झेलने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी। अब उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी। जो लुई 16वां था, जो युद्ध चल रहे थे फ्रांस में, उनकी मार झेलने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति क्या थी, कमजोर हो गई थी। इसके लिए उसने क्या किया, नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी। इसमें हमारी दूसरी परिस्थिति है मजदूरों, व्यवसायों एवं किसानों का शोषण हो रहा था। मजदूरी की महंगाई की दर नहीं बढ़ रही थी। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा इसमें परिस्थिति, किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण मारी गई थी, और खाने पीने की वस्तुएं आसमान छूने लगी थी। उनकी मतलब महंगाई बढ़ने लगी थी। देखिए, हमारा ये आखिरी परिस्थिति है, क्या है, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे, और नए संविधान को भी बनाना शुरू कर दिया था। जो देखिए, जब ये लुई 16वें का अंत हो गया था, उसके बाद जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि थे, उन्होंने क्या नेशनल असेंबली घोषित कर दी थी, और नया संविधान भी बनाया था उन्होंने। इस समय कुछ दार्शनिकों के विचार और निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित होने लगा था। अब इसका आंसर है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो इन परिस्थितियों में हुई। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? यानी फ्रांस के समाज के किन आदमियों को किसका क्रांति का फायदा मिला? कौन सा समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों के समाज के किन किन समूहों को निराशा हुई? अब देखिए क्या है, फ्रांस समाज के किन किन तबकों को, फ्रांसीसी समाज के किन किन तबकों को क्रांति से फायदा मिला? कौन सा समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गई? क्रांति के नतीजों के समाज क्रांति के नतीजों से समाज में किन समूहों को निराशा हुई? तो हमारा इसमें उत्तर है, फ्रांसीसी समाज के तीसरे तबकों को क्रांति का फायदा मिला। जो तीसरे स्टेट था वहां, वह जो वहां की जनता थी वो तीन स्टेट में बटी थी। पहला पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरा स्टेट। तो ये तीसरे स्टेट के तबकों को क्या मिला था, फायदा, क्योंकि वही सबसे कमजोर थे। कुलीन वर्ग को कुलीन वर्ग था, उसे सत्ता छोड़ना पड़ा, जो जनता से सामंती कर वसूलता था। पादरी वर्ग को निराशा हुई, जिनकी चर्चों को बंद कर दिया गया, और चर्चों के भवनों को, कार्यालयों को किसमें तब्दील कर दिया गया? किसमें उनकी चर्चों को क्या था, भवनों और कार्यालयों में तब्दील कर दिया गया था। तो किसको निराशा हुई थी? पादरी वर्ग को। क्रांति से फायदा किसको मिला था? तीसरे तबकों को। और सत्ता किसने छोड़ी थी? कुलीन वर्ग ने। कुलीन वर्ग क्या करता था? सामंती कर वसूलता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरा क्वेश्चन, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? जो 19वीं और 22वीं सदी की दुनिया थी, उसके लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? तो हमारा उत्तर होगा इसमें, 19 और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति निम्न विरासतें छोड़ गई। अब कौन कौन सी विरासतें छोड़ गई, ये हम देखते हैं। नंबर 1, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। देखिए, पहले यहाँ भी क्या होता था, परंपरागत राजाओं का अधिकार चलता था, उसमें जनता का कोई मत नहीं था। लेकिन वो फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही एक विरासत विरासत का मतलब है एक सोच छूटी, और जनता का वोट डलने लगे। तो वहीं से ये शुरुआत होती है वोट डलने की।
तो इससे क्या होता है, जिसको जनता चाहती है उसको अपना प्रतिनिधि बना सकती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व के अधिकांश देशों के अंदर जहां इस तरह की क्रांति की आवश्यकता थी, उन्हें फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा मिली। जहां लोग दबे पीछे रहते थे, तो जब फ्रांस में क्रांति हो गई तो वो भी उन वो भी बोलने लगे, वो भी विरुद्ध खड़ने, जो शासन था निरंकुश शासन के विरुद्ध लड़ने लगे थे फ्रांसीसी समाज को देखकर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका, रूस और इंग्लैंड में भी इस क्रांति की प्रेरणा से क्रांति हुई और विश्व पटल पर आमूल परिवर्तन हुए। जो अमेरिका, रूस और इंग्लैंड था, फ्रांसीसी क्रांति से उन्हें प्रेरणा मिली और यहाँ भी क्रांति हुई। चौथा पॉइंट है हमारा, इस क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक देशों में सामाजिक और राजनीतिक क्रांतिकारी आंदोलन हुए। सामाजिक और राजनीतिक। हमारा इसका लास्ट पॉइंट है, इस क्रांति से तानाशाही और निरंकुश शासकों का अंत हुआ और विश्व जनमानस अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन से को प्रेरित हुई। तो ये इसका आंसर होगा। देखते हैं चौथा प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न है, उन जनवादी अधिकारों को, जो वहां जनवादी अधिकार थे, की सूची बनाए जो आज हम मिले हुए हैं। उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाए जो आज हम मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं। हमें उन जनवादी अधिकार जो वहां मिले हुए थे, जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है, उसकी हमें क्या करनी है, सूची बनानी है। तो उत्तर में हमने ये सूची बनाई है। पहला है जीवन के अधिकार, जो फ्रांसीसी क्रांति से क्या उद्गम मतलब प्राप्त हुए थे, वहां से उन्होंने जन्म लिया था। और क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार, स्वतंत्रता, विधिसमस्त समानता और बुद्धंता। तो अब देखिए हमारा पांचवा प्रश्न है, वहां हमने सारणी बना दी है चौथे की। पांचवा प्रश्न हम देख लेते हैं। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों को संदेश में नाना अंतर्विरोध कहते हैं? देखिए ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 10th के एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग ये प्रश्न पूछा ही जाता है। देखिए मैंने एक क्या अनुभव किया है, क्या जो हमारे टीचर्स हैं, हम पेपर चेक करते हैं प्रत्येक साल का, तो उससे अनुभव प्राप्त हुआ कि जो यहाँ हम प्रश्न करा रहे हैं आपको, उनमें से कम देखिए, मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। आपको यहाँ सारे प्रश्न करने हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उनको मैं यहाँ बता देता हूँ। तो देखिए एक ये वाला प्रश्न, जो कि अधिकतर हमारी परीक्षाओं में क्या होता है, पूछा जाता है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों से हुई। और देखिए एक ये वाला प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी विरासत छोड़ी थी। ये भी पूछा जा सकता है, यूं नहीं ये पूछा नहीं जाता, सब पूछी जाती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको याद सारे करने हैं, लेकिन इन पर अधिक फोकस देना है। देखिए पांचवा प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे? जो नाना थे वो अंतर्विरोध थे। ये नाना कौन है, ये एक आदमी है। सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश, सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश वास्तव में अंतर्विरोध से घिरा था। सार्वभौमिक अधिकारों का जो संदेश था वो वास्तव में किससे घिरा था, अंतर्विरोध से घिरा था। तुम्हारा पहला है, मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में, मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में आदर्श संगठित थे। उदाहरण के लिए, कानून केवल समाज के लिए हानिकारक कार्रवाई को रोकने के लिए ही अधिकार रखता है। क्या है, मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में कई आदेश संगठित थे। उदाहरण के लिए जो कानून होता है वो केवल समाज की हानिकारक कार्रवाइयों को रोकने के लिए ही अधिकार रखता है, जबकि अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अपराधों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। या कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट है, घोषणा में कहा गया है, जो घोषणा हुई थी उसमें कहा गया है कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है और नागरिकों को इसके गठन में भाग लेने का अधिकार है। जो हमारा देखिए कानून बना है उसमें नागरिक ही उसमें भाग लेते हैं। जैसे हम एक नेता का चुनाव करते हैं तो उसमें हमें सभी नागरिक
नागरिकों को अधिकार होता है कि वो नेता का चुनाव कर सके और सभी नागरिक उसमें समक्ष समान हैं। जबकि उस समय फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बन गया था। तब लगभग 3 लाख पुरुष और महिलाएं, 3 लाख पुरुष और महिलाएं जो 25 वर्ष की आयु के अंतर्गत थे, उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं थी। हमारा तीसरा पॉइंट है, अतः इससे स्पष्ट है कि सार्वभौमिक अधिकार फ्रांसीसी समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित थे, जैसे कुलीन और पादरी वर्ग, और संविधान अमीरों के लिए ही उपलब्ध थे। अब देखिए ये क्या है, हमारा लास्ट प्रश्न है, नेपोलियन का उदय को कैसे समझा जा सकता है। नेपोलियन का उदय हुआ था, तो मैं उत्तर देख लेती हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, 100% पूछा जाएगा ये। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में रोम सागर द्वीप के कोर्सिस की राजधानी आजाशियो में हुआ था। इसकी कोर्सिस की राजधानी आजाशियो में हुआ था, आजाशियो में। ये आपको ध्यान रखना है, याद कर लीजिए इसे। वह असाधारण प्रतिभा का स्वामी था, असाधारण प्रतिभा का। उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ था। पेरिस क्या था, जो हमारा फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस में ही था पेरिस नगर, उसकी सेना में भर्ती हुआ था। ये तभी तो कहा जाता है, हमने नोट्स पढ़ाए थे, सैनिक नेपोलियन बोनापार्ट का वहां क्या हुआ था, उदय हुआ था, उसने शासन किया था। शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया था। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और सार्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी। तत्पश्चात वो डायरेक्टरी का प्रथम और थोड़े समय में ही फ्रांस का सम्राट बन गया था। जो डायरेक्टरी थी उसके लोगों में झगड़ा हो रहा था, तो जब सैनिक नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या हुआ था, वहां को सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में शांति स्थापित की थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो हमारी परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये वाले जो प्रश्न हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।